गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम समझेंगे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, जो कि एक नया लेसन है आपकी क्लास +1 कॉमर्स के सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। तो देखते हैं इसके अंदर प्रोविज़न एंड रिज़र्व होते क्या हैं। तो ये कुछ अमाउंट्स हैं जो हमने करंट ईयर प्रॉफिट्स में से निकाल के रखे हैं फ्यूचर्स की कुछ नीड के लिए। ठीक है, तो दीज आर द अमाउंट्स सेट असाइड फ्रॉम करंट प्रॉफिट्स टू मीट सम फ्यूचर नीड्स। तो इसके अंदर पहला पार्ट हम करते हैं प्रोविजंस क्या हैं। प्रोविजंस क्या हैं? ऐसे अमाउंट हैं जो कि सेट असाइड किए हैं बाय चार्जिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर ए लाइबिलिटी और लॉस द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन। कि कुछ ऐसा अमाउंट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज करके अलग से रखा है एक ऐसी लाइबिलिटी के लिए जिसका अमाउंट हमें सर्टेन नहीं है कि वो कितना होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि प्रोविज़न हमने बनाई है डाउटफुल डेप्ट के लिए, कि हमें पता है कि हमने किसी पार्टी से या हमने अलग अलग डेप्टर से 1 लाख रुपए अगर हमने लेने हैं और हमें नहीं पता कि वो क्या नेक्स्ट ईयर में सारे के सारे मिल जाएंगे या उसमें से कुछ पैसे कम मिलेंगे, तो वो कितने पैसे नहीं हमें मिल सकते उसका जो अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते आज ही। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविज़न। इसी तरह से प्रोविज़न फॉर द टैक्स एंड प्रोविज़न फॉर द डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसको हमने चार्ज करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा है कि ऐसी एक नॉन लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी तो हमें पता है कि नॉन है कोई ना कोई, पर अमाउंट इसका जो है नॉट सर्टेन। अगर इसका अमाउंट हमें सर्टन होता तब वो लाइबिलिटी ही होती, वो प्रोविज़न नहीं होती। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसका अंदर फीचर्स क्या हैं इसके, कि पहली बात इसको हमने चार्ज कर रहे हैं, दूसरी टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है कि मेड फॉर द लॉस और लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन, कि एक ऐसी लाइबिलिटी जो पता तो है हमें कि हाँ ये क्रिएट हो गई पर उसका अमाउंट हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो उस चीज़ों के लिए हम क्या तैयार करते हैं? प्रोविजंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो सेटिस्फाई करती हैं कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या है कि टू प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस नॉट फॉर द इनकम्स। कि अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ हमें कोई लॉस या कोई ऐसे एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे तो उसके लिए आज ही हमें क्या बनानी चाहिए? प्रोविज़न। दूसरा है मेंटेन द करंट ईयर प्रॉफिट्स इंटैक्ट, कि जो हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रखता है, वो पिछले सालों की प्रोविजंस ना बनी होने के कारण डिस्टर्ब नहीं होता। तीसरा मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट, इससे जो कैपिटल है वो भी ऑनर का इंटैक्ट रहता है, क्योंकि हमने जो भी कोई एसेट्स की वैल्यू के अंदर फॉल है वो ऑलरेडी पिछले सालों में प्रोवाइड की हुई है। तो एक स्पेशल नोट के अंदर ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है इतना, तो आपने ये कहना है कि प्रोविजंस जो हैं ना सिर्फ प्रूडेंस के कंसेप्ट को सेटिस्फाई करती हैं बल्कि गोइंग कंसर्न और एक्रूअल के कंसेप्ट को भी सेटिस्फाई करती हैं। हमें पता है कि गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो अनफोर्सिन फ्यूचर के लिए लगातार चलता रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम अपने जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बिल्कुल सही ढंग से ट्रू एंड फेयरली निकालें। ठीक है, तो जो भी उसमें से कोई प्रोविजंस वगैरह बनानी है तो उसमें बना के रखें उसको पहले। तो दूसरा है एक्रूअल का कंसेप्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्रूअल कंसेप्ट के मुताबिक कोई भी जो लाइबिलिटी है या लॉस है, चाहे वो डिटर्मिंड है चाहे वो नॉट डिटर्मिंड है, सभी के लिए हमने प्रोविज़न बनानी है। मतलब प्रोविज़न तो बनेगी जो कि जिसका अमाउंट नोन नहीं है। ठीक है, पर एक्रूअल के मुताबिक क्या है कि जितनी भी कोई लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे नॉन है चाहे नोन है, उसको हमने बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो ज़रूर करना है। अब हम करते हैं इसके बाद रिजर्व्स। रिज़र्व क्या है कि ये भी क्या है? अमाउंट सेट असाइड बाय अप्रोप्रिएटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज़ बाय डेप्टिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट
टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, नॉट टू मीट लाइबिलिटी और लॉस। क्या मतलब है कि पहले हमने चार्ज किया था, अब हम इसमें क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो हमने लाइबिलिटी के लिए बनाए थे और ये हमने बनाने हैं टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। इफ़ दीज अमाउंट्स दे आर इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़ देन कॉल्ड रिजर्व फंड्स। और जो ये अमाउंट हमने अलग रखे हैं, अगर इसको हम किसी आउटसाइड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तब इन्हीं रिजर्व्स को हम नाम दे देंगे रिजर्व फंड्स। आगे आगे इम्पोर्टेंस के लिए नंबर 1, टू सेल थ्रू डिफ़िकल्ट पोजीशन। ये अगर हमारे पास रिजर्व्स बने होंगे तो कल को अगर कोई डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल कंडीशंस आती भी हैं फर्म के ऊपर, तो उसमें से हम आसानी से निकल जाएंगे, उसमें से सेल थ्रू कर जाएंगे, आसानी से तैर के निकल जाएंगे। दूसरा है एक्सपेंशन, कि जब भी हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को कोई एक्सपेंड करना है तब हम इस पैसे को यूज़ करके एक्सपेंड कर सकते हैं। तीसरा यूनिफॉर्म डिविडेंड पेमेंट, कि डिविडेंड की पेमेंट हर साल एक साल हम कर सकते हैं। मान लो किसी साल के अंदर प्रॉफिट्स इनसफिशेंट हैं तो जो हमारे पास रिज़र्व्स पड़े हैं वो रिज़र्व के पैसे हम इसके अंदर ऐड करके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चौथा, टू सेटिस्फाई द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और सम अदर एक्ट्स, टू मीट अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसीज। साथ के साथ हम कोई ऐसी फ्यूचर में कोई अचानक से कॉन्टिजेंसी आ जाती है तो उसके लिए भी हम तैयार रह सकते हैं। टाइप्स, रिज़र्व्स की 2 टाइप्स हैं। अगर तो रिज़र्व्स बनाए हमने रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से तो रेवेन्यू रिज़र्व, अगर हमने बनाए कैपिटल प्रॉफिट्स में से तो कैपिटल रिज़र्व। रेवेन्यू रिज़र्व्स की आगे 2 टाइप्स हैं, जनरल रिज़र्व एंड स्पेसिफिक रिज़र्व। जनरल रिज़र्व क्या होते हैं कि ये अमाउंट सेट डिसाइड किए हैं हमने प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कि इनको रेवेन्यू रिज़र्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि कैपिटल रिज़र्व जो भी है इसको हम एज ए डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। अब रेवेन्यू रिज़र्व की आगे 2 टाइप्स हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। तो नाम से ही पता है जनरल रिज़र्व्स ऐसे अमाउंट्स हैं जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिज़र्व जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाए हैं उसी के लिए ही हमने यूज़ करने हैं। तो रेवेन्यू रिज़र्व ये हो गया। जनरल रिज़र्व क्या है कि कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस टू मीट कॉन्टिजेंसी, एक्सपेंशन, एनीथिंग। स्पेसिफिक रिज़र्व्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल कोई डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व बनाया है तो इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द सेम पर्पस, किसी और पर्पस के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास अब आ गया कि कैपिटल रिज़र्व्स। कैपिटल रिज़र्व क्या है कि अमाउंट्स सेट असाइड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट्स एंड नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो नाम से पता लग रहा है कि कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाए हैं और फ्रीली अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो इसके अंदर हम कवर करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स को बेचना हमारा कोई बिजनेस का पर्पस नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा कोई काम है। तो इसमें से होने वाला जो कोई प्रॉफिट्स हैं वो उसको क्या गिनते हैं हम, कैपिटल। इसी तरह से कोई प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी के बनने से पहले ही अगर कोई प्रॉफिट्स हो गए तो वो भी क्या है, उसके करंट प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, एक जनरल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है वो, तो वो भी क्या है, कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर बनेंगे। इसी तरह से प्रीमियम अगर हमने कोई लिया है शेयर्स को जारी करने पर, तब वो भी क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर के सारे पैसे नहीं दे पाता तो जो पैसा उसने ऑलरेडी दिया हुआ है वो कंपनी जब्त कर लेती है, अपने पास रख लेती है, तो वो कंपनी के लिए एक प्रॉफिट ही है। ठीक है, कैपिटल नेचर का है तो वो क्या बनाता है, कैपिटल रिज़र्व। अब आ गया हमारे पास रिज़र्व फंड। रिज़र्व फंड हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम रिज़र्व के पैसे को कई आउटसाइड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिज़र्व फंड। बट
हम आउटसाइड सिक्योरिटीज़ के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें जब हमारे पास अपना बिजनेस चल रहा है? हम अपने बिजनेस में पैसे क्यों नहीं लगाते उसको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए? तो सिर्फ दो ही कंडीशंस के अंदर हम उसको बाहर लगा सकते हैं पैसे को, कि मान लो अगर तो हमारे पास रेडी कैश बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर अवेलेबल है और हमारे खुद के बिजनेस के अंदर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है कि उसको हम प्रॉफिटेबली इन्वेस्टमेंट कर सकें, इस कारण से हम उसको बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें वो पैसा अपने बिजनेस के अंदर ही लगाना होता है। तो एक साथ में स्पेशल नोट है आपका और कि कोई भी कंपनी या फर्म अपनी बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ें इकट्ठी नहीं दिखा सकती, कि डेबिट साइड पे वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा सकती और साथ के साथ रिज़र्व फंड नहीं दिखा सकती लायबिलिटी साइड पे। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर की हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस शो करता है कि फ़र्म बहुत को जो ऑलरेडी कई उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, पर रिज़र्व फंड क्या शो करता है कि उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि रिज़र्व फंड में से ये लॉसेस को घटा के बाकी के रिज़र्व फंड हम उसमें लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। या अगर डेबिट बैलेंस हमारे पास ज़्यादा है तो इसमें से रिज़र्व फंड को घटा के बाकी हिस्सा हम डेबिट बैलेंस का उसकी डेबिट साइड पे शो कर देंगे। दोनों चीज़ें इकट्ठी किसी बैलेंस शीट के अंदर हमने शो नहीं करनी होती। अब इस लेसन, क्योंकि छोटा सा लेसन था, लेसन हमारा कवर हो गया, सारा पूरा हो गया। इसके अंदर अब हम करने जा रहे हैं इसके MCQ या शॉर्ट क्वेश्चंस। तो उससे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए प्रोविज़न इज़, प्रोविज़न क्या चीज़ है? क्या अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, या कोई भी हो सकता है या कोई भी नहीं है? तो हम कहेंगे प्रोविज़न हमेशा क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इफ़ अमाउंट ऑफ ए नॉन लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विद एक्यूरेसी, कि अगर कोई लायबिलिटी जिसका अमाउंट हम पता नहीं कर सकते तो हमें पता है उसके लिए क्या बनाते हैं? प्रोविज़न। तो उसके लिए क्या बनाएंगे? प्रोविज़न। तो उसने दिया है कि क्या उसको हम लायबिलिटी ट्रीट करेंगे या प्रोविज़न बनाएंगे या रिज़र्व बनाएंगे या नन। तो हमें पता है कि अगर लायबिलिटी का अमाउंट हमें पता होता तो लायबिलिटी होती, अब लायबिलिटी तो है बट उसका अमाउंट नहीं पता तो वो प्रोविज़न बनेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है इसका। अब ये रिजर्व्स क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट, नाम से पता लग रहा है वो क्या आएंगे? कैपिटल रिजर्व्स। प्रोविजंस दे आर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस और इंटरनल ट्रांजैक्शन, या कोई भी हो सकती है या कोई भी नहीं है, तो दीज आर इंटरनल ट्रांजैक्शंस। इफ़ अमाउंट ऑफ ए नॉन लायबिलिटी कैन बी डिटर्मिन्ड विद एक्यूरेसी, कि लायबिलिटी तो है और अमाउंट उसका डिटर्मिन कर सकते हैं, तो सिंपल उसके लिए क्या क्रिएट करेंगे? लायबिलिटी। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है इनमें से रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू नेचर का। प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन नहीं, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर नो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो पता है कि डिविडेंड की तरह किसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स के। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नो, तो इसके अंदर सी पार्ट हमारा आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व्स ऐसे हैं जो कि हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी जो सारे वैसे ही कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, शेयर इशू करने पे प्रीमियम, या एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है। सेवन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, ए प्रोविज़न इज़ आइदर जनरल और स्पेसिफिक, कि वो जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। ये तो हमने रिजर्व के बारे में पढ़ा था कि वो जनरल या स्पेसिफिक हो सकते हैं, बट सी प्रोविज़न भी जनरल या स्पेसिफिक हो सकती है, तो इसमें सी आंसर हमारा सही है। इट में भी जनरल और स्पेसिफिक। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट बनाया है कि प्रोविज़न में भी जनरल कब होती है? जनरल के मान लो कि मेरे को लगता है कि कुछ डेटर्स अगले साल मेरे को पैसे नहीं दे पाएंगे, तो मैं प्रोविज़न बनाता हूँ एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डेटर्स। किसी एक डेटर को नहीं कंसिडर किया, कई सारे डेटर्स की एक परसेंटेज ले ली, तो तब ये क्या हो गया? जनरल। और ये स्पेसिफिक हो सकती है अगर हम प्रोविज़न बनाएं किसी एक ख़ास डेटर के ख़िलाफ़, कि मेरे को पता है कि उस डेटर के पैसे हमारे पास नहीं आने, तब वो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक। तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।